नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपनी पुरानी बिसात को नए तरीके से बिछाना शुरू कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ ब्राह्मण चेहरे और वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को लीगल, मीडिया और चुनाव आयोग जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों की कमान सौंपी गई है। और 2007 के उस ऐतिहासिक सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को दोहराने की कोशिशें तेज हैं, जिसने कभी बहुजन समाज पार्टी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता दिलाई थी। लेकिन मायावती की ये घेराबंदी सिर्फ ब्राह्मण राजनीति तक सीमित नहीं है। पश्चिमी यूपी के सरधना में जाट नेता विनीत भराला को प्रत्याशी बनाकर उन्होंने समाजवादी पार्टी और एनडीए दोनों के समीकरण बिगाड़ने का एक बड़ा सियासी दांव चला है। इसके साथ ही आकाश आनंद को फ्रंट पर रखकर जेन जी और युवा दलित कैडर को साधने की आक्रामक कवायद भी है। तो सरकारी स्कूलों की बदहाली से लेकर वंदे मातरम विवाद तक मायावती की सधी हुई बयानबाजी ये संकेत दे रही है कि बसपा इस बार अपने एक बहुकोणीय एजेंडे के साथ 2027 की लड़ाई में उतरने जा रही है। इस पूरी पॉलिटिक्स पर, मायावती की आगे की रणनीति पर और आकाश आनंद के सक्रिय होने के बाद बसपा में आए एक नए जोश को लेकर जो माहौल है, इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम। तो कासिम साहब, बात तो हम सतीश चंद्र मिश्रा से ही शुरू करेंगे कि कई अहम जिम्मेदारियां देकर उन्हें मायावती ने एक बड़ा संदेश दिया है। लेकिन सवाल मेरा यह है कि संदेश अपनी जगह है। मायावती इससे पहले भी सीधे सीधे ब्राह्मण समाज को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एड्रेस करती रही हैं, लेकिन ब्राह्मण मायावती को वोट देगा क्या? बड़ा सवाल तो ये है। और अगर देगा तो क्यों देगा, क्या वजह है उसके पास? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्यों देगा, वजह क्या है। लेकिन नीरज जी, सतीश मिश्रा को ब्राह्मण समाज के चेहरे नहीं है, ब्राह्मण हैं, चेहरे नहीं है, कोई पॉलिटिकल उनकी एक कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है। इससे कोई इनकार नहीं सकता, वो कर सकता है, वो चाहे जर्नलिस्ट हो या कोई पॉलिटिशियन हो। लेकिन क्योंकि सतीश मिश्रा एक लो प्रोफाइल नेता है, बड़े वकील हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छे परिवार से आते हैं, कई जजेस उनकी फैमिली में हैं और मायावती के सबसे विश्वास पात्र हैं। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा, लेकिन सतीश मिश्रा का सम्मान बहुजन समाज पार्टी में जब से वो आए हैं तब से आज तक एक ही तरह का रहा है। उन्होंने भी मायावती के साथ उसी तरह से किया। अब सवाल ये है कि 2007 के बाद से एक बार ब्राह्मणों ने वोट किया था साथ में, कितना किया था ये आप अपने शोज में तमाम बार बता चुके हैं, उसको दोहराने की जरूरत। रिजर्व सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने उस चुनाव में बहुत अच्छा किया था, जिसपे वो अच्छा नहीं कर पाती है। और वहां पर ये माना गया था कि ब्राह्मणों ने बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में, अच्छी संख्या में वोट किया था, बाकी सीटों पे किया नहीं किया, ये बहस का मौजू हो सकता है। उन सीटों पे भी किया था जहां पर ब्राह्मण कैंडिडेट थे, और ब्राह्मणों में जो कैंडिडेट्स थे वो कद्दावर थे। ये नहीं कि सिर्फ उनका शुक्ला तिवारी, वाजपेयी और इस तरह से नाम राव, पांडे नाम राव, सारे के सारे, हरशंकर तिवारी का परिवार राव, श्याम सुंदर शर्मा का परिवार मथुरा का राव, खुद रामवीर उपाध्याय बहुजन समाज पार्टी के पुराने नेता रहे हो, या फिर आप आइए प्रयागराज इलाहाबाद में त्रिपाठी फैमिली रही हो, उसके बाद मिश्रा फैमिली रही हो, इस तरह से बहुजन समाज शर्मा बैद्यनाथ वाले वो जो शर्मा है वो फैमिली रही हो। तो बहुजन समाज पार्टी में लड़ने वाले लोग सारे कद्दावर थे और बड़ी संख्या में विधायक जीते और मंत्री भी बने। और मंत्री ऐसे नहीं बने, मिश्रा जी के करीबी लोगों में नकुल और उसके अलावा अभी जिनको पार्टी से निकाला गया है, सतीश मिश्रा के भांजे आपके अंटू मिश्रा। अंटू का केस तो बड़ा दिलचस्प है नीरज जी, सियासत में ऐसा कम देखा गया है। विजय सिंह वहां से जीते थे, विजय सिंह ने से इस्तीफा लिया गया, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद उनको टिकट न देके अंटू मिश्रा को लड़ाया गया, क्योंकि अंटू विधायक नहीं थे और उनको मंत्री बना दिया गया था। तो ये सब कुछ हुआ। तो साथ दोहराने की अगर तैयारी है तो उसी तरफ बढ़ते हुए सारे कदम दिख रहे हैं। पहले तो ये समझिए कि 2002 के बाद से सतीश मिश्रा की कोई बहुत ज्यादा बहुजन समाज पार्टी में बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। 2002 के बाद वो किसी एक मीटिंग में नहीं गए, किसी एक सभा में नहीं गए। हाँ, 9 अक्टूबर की रैली में जरूर थे, तो उसमें सब थे, तो सतीश मिश्रा भी थे। लेकिन अभी जो कुछ दिन पहले मायावती का ट्वीट आया, चूंकि आकाश आनंद को लेके वो है, आकाश के प्रोग्राम, आकाश का मीडिया, आकाश के इंटरव्यूज, जो हमारे जो आपके और हमारे बीच के जो सूत्र हैं मीडिया के अंदर, वो जो बता रहे हैं वो यही है कि आकाश के
इंटरव्यूज या सब कुछ जो भी बातचीत है वो अब सतीश चंद्र मिश्रा उसको मैनेज करेंगे। तो आकाश को एक सधे हुए जिम्मेदार हाथों में देने की तैयारी के तौर पर मैं इसे देखता हूँ कि आकाश आनंद सतीश चंद्र मिश्रा के हाथ में होंगे। सतीश चंद्र मिश्रा की मीडिया में एक अच्छी पैठ है, हैसियत है, सम्मान की नजरिए से। अब क्योंकि मैं फिर कह दूं कि सतीश चंद्र मिश्रा नेता नहीं है, कल भी नहीं थे, आज जी भी जी नहीं जी। है, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो मिली है, इस जिम्मेदारी का निर्वहन वो किस तरह से करेंगे, किस तरह से उसकी उनकी टीम जो है मीडिया की वो कैसे देखेगी। मीडिया में ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि मीडिया में सवर्णों में ब्राह्मण समाज का एक अच्छा खासा प्रभुत्व है, उससे इनकार कोई नहीं कर सकता, आज से नहीं जमाने से है। और उस प्रभुत्व में भी एक समाज के एक बड़े चेहरे के तौर पे सतीश मिश्रा जाने जाते हैं, वो उसमें भी फायदा पहुंचा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सतीश चंद्र मिश्रा को यह जिम्मेदारी देने के पीछे मायावती की रणनीति यही है कि आकाश आनंद चूंकि जेन जी से अभी बाहर आए हैं, 30 साल के थे, 31 के हो गए हैं, 32 के हो गए हैं, तो वो जनजी से ताल्लुक रखते हैं। अभी उनका एक ट्वीट था, वो डिलीट किया गया, पता नहीं मीडिया ने उसको देखा कि नहीं देखा। वो ट्वीट जो था वो क्या कहते हैं, कैब ड्राइवर वाला था, जो रैपिडो का कैब ड्राइवर का ट्वीट था, वो आकाश ने किया था, वो ट्वीट डिलीट हुआ। तो मुझे लगता है कि मायावती जो है आकाश आनंद के सोशल मीडिया हैंडल्स उसको भी देखभाल करने के लिए, उसको भी समझने बूझने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा को उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी बड़ी है, एज डिफरेंस है, सतीश चंद्र मिश्रा 70 प्लस हो रहे होंगे, आकाश आनंद अभी 32 साल के आसपास के हैं, तो ये एज डिफरेंस है, कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा ने जैसे पूर्व में किया है बसपा के लिए, वो उसकी तरफ बढ़ता हुआ ये पहला कदम है। मायावती ने जो ऐलान किया है, हो सकता है कि आने वाले कल में हम सतीश चंद्र मिश्रा को कैंडिडेट्स की घोषणा करते हुए भी देखें। जो उम्मीदवारों की घोषणा में कहीं आकाश जा रहे हैं, कहीं विश्वनाथ पाल जा रहे हैं, कहीं उनके कोऑर्डिनेटर्स जा रहे हैं। रिजर्व सीटों पे खास तौर से सतीश चंद्र मिश्रा की भूमिका और वहां जाना एक महत्वपूर्ण होगा। तो ये सारी चीजें लगता है कि मायावती 2007 दोहराने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा और पिछड़े वोटों के लिए विश्वनाथ पाल और जनजी के लिए आकाश आनंद, और हो सकता है सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे जो हैं उनका भी इस्तेमाल हो, चूंकि वो भी जनजी के आसपास हैं। उसके अलावा उमा शंकर सिंह के बेटे का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो जिस तरह से मायावती के ट्वीट्स लगातार जनजी के भी और जन अल्फा के भी और तमाम ट्वीट्स जो आ रहे हैं, तो वो सब कुछ बताता है कि मायावती इस इलेक्शन को बहुत सीरियसली ले रही, और जो कैंडिडेटों की घोषणा भी हो रही, जो उम्मीदवार की घोषणा भी हो रही, उनकी भी कार्यक्रम में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, वो बताती है कि मायावती 2022 नहीं 2027 में कुछ नया करने के फिक्रमंद है, और इस चुनाव में वो अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराकर नतीजा देना चाहती है। नीरज जी। जी सॉरी, मैं थोड़ा सा मेरा ऑडियो चला गया था। नहीं, हम सतीश चंद्र मिश्रा के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैं एक बार फिर से ब्राह्मण समाज पर एज ए वोटर आता हूं। मतलब हम 2007 की जब बात करते हैं तो मुलायम सिंह सरकार के खिलाफ एक नाराजगी थी, 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी था साफ तौर पे। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, बीजेपी जाहिर तौर पे इतनी मजबूत नहीं थी जितनी आज है, कांग्रेस पार्टी भी कमजोर स्थिति में थी। तो कुल मिलाकर राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी कि ब्राह्मण समाज को अगर मुलायम सिंह से की सरकार को पलटना था तो उन्हें एक बेहतर विकल्प मायावती की शक्ल में दिख रहा था, और उन्होंने वो किया। मैं उस पॉलिटिकल सिनारियो के मद्देनजर आपसे जानना चाहता हूं कि आज देखिए, सतीश चंद्र मिश्रा तो एक ठीक है, एक संदेश है, उससे पहले वो बिना सतीश चंद्र मिश्रा के भी डायरेक्टली ब्राह्मण समाज को एड्रेस करती रही हैं। तो इन परिस्थितियों में ब्राह्मण समाज के पास क्या वजह है, और क्या ये माहौल के मद्देनजर आपको लगता है कि मायावती अगर अपनी इतनी एनर्जी लगा रही हैं तो जाहिर तौर पे उन्हें कुछ दिख रहा होगा, वो एक बेहद सधी हुई परिपक्व नेता है। तो मैं वो जानना चाहता हूं कि मायावती क्या देख रही हैं उस तरफ। देखिए नीरज जी, हम और आप जो देख रहे हैं वही मायावती देख रही हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से योगी आदित्यनाथ के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर आज तक एक मैसेजिंग है कि एक खास समाज जो है उसकी सरकार पे धमक ज्यादा है। मतलब लेखपाल से लेकर डीएम तक और सिपाही से लेकर कप्तान तक इस बात को कहा जाता है, विपक्षी आरोप लगाते हैं कि एक विशेष जो समुदाय है उसकी पहुंच ज्यादा है, और ब्राह्मण समाज को उतना सम्मान नहीं मिलता। ब्राह्मण समाज के साथ कई मुद्दे, कई मामले खुशी दुबे से लेकर
और अगर आज की डेट में अभिषेक उपाध्याय की बात की जाए तो वहां तक इस बात को पहुंचती है। सोशल मीडिया पे देख लीजिए तो एक पत्रकार जो है उनके नाम को लेके कितना ट्रेंड हो रहा है, कितने लोग, कितने पत्रकार उसको लेके लिख रहे हैं, और वो उसी समाज से ज्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी वजह है कि मायावती को लग रहा है कि ये अगर बहुजन समाज पार्टी ने साथ में कर दिखाया है, और वो सरकार जो चली थी उसमें ब्राह्मण समाज को खूब मिला था। मतलब एक एक घर में दो दो लाल बत्ती थे। सुल्तानपुर में एक डॉक्टर साहब थे होम्योपैथिक के, वो बाप पिता पुत्र दोनों के पास जो है निगम के चेयरमैन चेयरमैन थे, पिता भी चेयरमैन पुत्र भी चेयरमैन। उसके अलावा कानपुर में भी इसी तरह कोई भंडारा निगम के चेयरमैन, कोई किसी चीज का चेयरमैन। भरमार थी लाल बत्तियों की, जिधर से गुजर जाती थी वो उसमें से कोई नहीं, मिश्रा तो तिवारी। अगर 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 समाजवादी पार्टी वर्सेस बीएसपी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को जाहिर तौर पे आज की तारीख में बीजेपी के सामने खड़ा हुआ तो वही है, अखिलेश यादव का चेहरा है। तो समाजवादी पार्टी वर्सेस बीएसपी जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि ब्राह्मण समाज अगर बीजेपी से हटता है तो इन दोनों के बीच में वो बीएसपी को चुनेगा? मुझे लगता है कि अगर ब्राह्मण समाज बीजेपी छोड़ता है तो वो फिर बीएसपी की तरफ ही जाएगा, समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाएगा। वजह यह है कि अगर समाजवादी पार्टी की तरफ उसे जाना होता तो 2017 में के बाद जो वो जा चुका होता। क्योंकि जो 22 का इलेक्शन हम्म। था, 22 में अखिलेश यादव ने बहुत प्रयास किया था, और इतने ऐसे वैसे प्रयास नहीं थे, बहुत प्रयास थे। ब्राह्मणों की रैलियां की थी, उसमें परशुराम की रैली की थी, परशुराम का फरसा था, तमाम चीजें हुई थी। लेकिन ब्राह्मण जो है ना कि वो उसकी जो सोच है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो उसकी सोच है, और अखिलेश यादव के ऊपर जो सांप्रदायिकता लगता है, हालांकि उससे वो निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, और वो उन्होंने पिछले 5 7 8 सालों में हम्म। कोशिश इतनी की है कि मुसलमान ये कहने लगा है कि अखिलेश हमारी बात नहीं करते, हमारी बात नहीं करते, हमारे मुद्दों पे खड़े नहीं होते हैं। और मुसलमान क्या, अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का सहयोगी रहे, कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी जब आवाजें निकलती हैं तो वो इस तरह की आवाजें निकलती हैं। हमने इमरान मसूद से लेकर तमाम नेताओं के बहुत से बयान ऐसे सुने। लेकिन बीएसपी के साथ यह है कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी मुद्दे पे बोलती है। तो मायावती की जो अब जैसे वंदे मातरम को लेकर सबने कहा, और मायावती ने भी कहा, तो हम्म। मायावती ने एक तरह से यही कहा है कि वंदे मातरम के साथ राजनीति की जा रही है, राजनीतिकरण किया जा रहा है, उसको राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आप शब्दों को देखिएगा, कहीं पकड़ में नहीं आएगा। तो मायावती की शैली जो है वो ब्राह्मण उसे देख रहा है, और 2007 से 12 की सरकार में मायावती ने अपने तमाम मुद्दों को, तमाम इस तरह के जो मामला थे, जो तिलक तराजू से संबंधित थे, जो ठाकुर पंडित बनिया छोड़ सब बाकी सब में डीएसओ से जुड़े हुए थे, इस तरह के तमाम नारों को, इस तरह के तमाम मुद्दों को, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, SC/ST एक्ट को लेके जो कप्तान और डीएम को जो आदेश किए गए थे, निर्देश किए गए थे, वो सारे मामले ऐसे हैं कि जिससे वो करके दिखा चुकी। इसलिए ब्राह्मण की पहली चॉइस मायावती है, और टिकटों के मामले में भी मायावती जितने टिकट ब्राह्मणों को दे लेंगी वो समाजवादी पार्टी के लिए उतना मुश्किल होगा। दूसरी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी के पास ट्रांसफर करने के लिए वोट नहीं, लेकिन मायावती के पास ट्रांसफर करने के लिए हम्म। वोट है। और वही मायावती की ताकत है कि 13% उत्तर प्रदेश में 22 में पहुंच जाने के बावजूद आज भी मायावती एक, मतलब आप समझिए कि उनकी अहमियत बनी हुई है, सियासत में खत्म नहीं हुई है उत्तर प्रदेश की। नीरज जी। नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है। चलिए एक अगले मुद्दे पे आते हैं कि मेरठ की जो सरधना सीट पर विनीत भराला का एक प्रत्याशी के तौर पर घोषणा हो ही गई है बसपा के टिकट पर। तो समाजवादी पार्टी से आए हैं, जाट नेता हैं विनीत भराला, आप इसे उस पर्टिकुलर सरधना सीट और उस इलाके की आसपास की सीटों के नजरिए से, जाट पॉलिटिक्स के नजरिए से कितना बड़ा सियासी दांव मानते हैं? क्या तो मैं उसका समझता हूँ सियासी कि देखिए, अहमियत है? ऐसा है कि अतुल प्रधान और क्या कहते हैं संगीत सोम की सीट पर भराला का टिकट एक हम्म। स्मार्ट मूव के तौर पे मैं देखता हूँ। और ये है कि उसके आसपास सीटों पे हम्म। भराला असर करेंगे, मैं उसे नहीं मानता। मेरा मानना है कि जब जयंत चौधरी असर नहीं कर पाते थे, भारतीय जनता पार्टी को वोट चला जाता था, तो भराला क्या असर करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि किसी भी जगह उत्तर प्रदेश में जाति एक फैक्टर होती है, और वो फैक्टर काम आता है। गुर्जर है आपके अतुल प्रधान, ठाकुर क्षत्रिय समाज से आते हैं, संगीत सोम, ऐसे में मायावती ने वहां पर जाट को टिकट देके एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश की है। और मैं आपको बताऊं नीरज जी, यूपी तक पर, कि मायावती ने अपने कोऑर्डिनेटर्स को जो निर्देश दिए हैं, स्पष्ट निर्देश, कि जिस बिरादरी का कैंडिडेट हम्म। समाजवादी पार्टी या बीजेपी का होगा, 403 हम्म। विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 350 सीटों पर ऐसा होगा कि उस बिरादरी का कैंडिडेट बीएसपी का नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट होगा वो उन दो बिरादरों के इतर होगा।
जैसे कहीं यादव अगर समाजवादी पार्टी का लड़ रहा है तो हम्म। बसपा का यादव नहीं होगा, मुसलमान होगा। जैसे कहीं क्षत्रिय लड़ रहा है तो बसपा का क्षत्रिय नहीं होगा, ब्राह्मण होगा। तो बहुजन समाज पार्टी ने गुर्जर अगर दे रहे हैं तो उस पे अगर कोई दूसरा गुर्जर है, एक सीट है दादरी, उस पे गुर्जर ऑलरेडी विधायक है, तो उस पे गुर्जर बसपा देने की नहीं जा रही है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो तीसरी बिरादरी वहां, जैसे किसी बिरादरी का 50 है, किसी का 40,000 वोट है, किसी का 30,000 वोट है, 50 और 40 वाला कैंडिडेट है तो आप 30,000 वाली बिरादरी जो है उसको आप टिकट दीजिए। तो ये एक बड़ी चीज है जो इससे पहले हमने नहीं देखी ना। मैंने 2022, 17, 12, 7 इन तमाम चुनाव में बसपा को बहुत करीब से देखता हूँ। ये चीज मैंने नहीं देखी। अगर मुसलमान है तो मुसलमान ही मुसलमान है। वहां पर वो एक नारा था कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मायावती के जमाने में ये नारा हुआ था। अब उस तैयारी में जो खरा उतरता था वो टिकट लेके आता था। 99 टिकट एक बार मुस्लिम को दे दिए थे उन्होंने। इस बार ऐसा नहीं है। उन्होंने हम्म। स्पष्ट कह रखा है कि कैंडिडेट दो बिरादरियां। अब ये अलग बात है कि कहीं 1.5 लाख मुसलमान है तो मुसलमान उधर से भी मुसलमान इधर भी चल जाएगा। लेकिन ये कहिए कि 50,000 मुसलमान है तो सपा का मुसलमान है हम भी मुसलमान दे दें, कांग्रेस का मुसलमान है हम भी मुसलमान दें, ये नहीं हो रहा है। ये बहुजन समाज पार्टी की ये रणनीति है इस बार कि जिस बिरादरी का कैंडिडेट दूसरी पार्टियों का है उस बिरादरी का कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी नहीं देगी। संभावना भी अगर किसी के बारे में जानकारी एक दूसरे को हो ही जाती है, पॉलिटिकल जो चर्चा होती है उसके हिसाब से तीसरा उम्मीदवार लाया जा रहा है। ये एक बड़ी सबसे बड़ी तब्दीली बसपा में दिखाई दे रही ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात है। हालांकि इसके लिए करना ये होगा कि पहले दूसरों के घोषित हो जाएं या कम से कम उनका जिक्र हो जाए, उसके बाद ही बसपा के कैंडिडेट सामने आएंगे। आपने चूंकि बात की कि मुस्लिम वोट की, तो ये जब विनीत भराला की घोषणा हो रही थी उस वक्त याकूब कुरैशी के बेटे इमरान कुरैशी भी मंच पर थे और उन्हें लेकर भी कुछ हेडलाइन छपी कि मायावती का मुस्लिम पश्चिम यूपी में मायावती यहाँ पर भी फोकस कर रही हैं। वहां पे कोई उसका पॉलिटिकल रेलेवेंस है कि इमरान कुरैशी भी मंच पर थे और उस फ्रंट पर भी मायावती की तरफ से कोई काम हो रहा है? हाँ है। इमरान इमरान चूंकि हाजी याकूब कुरैशी के बेटे हैं और हाजी याकूब कुरैशी अपने समाज में उनकी एक मेरठ जिले में एक अच्छी पैठ है। तो इमरान की मौजूदगी इस बात का इशारा करती है कि इमरान भी किसी न किसी अगल बगल की सीट से उम्मीदवार होंगे और वो सीट मेरठ की कोई सीट होगी, बाहर की होगी नहीं। सरदाना भी मेरठ की सीट है। ऐसे में इमरान का कैंडिडेचर और हाजी याकूब कुरैशी का सपोर्ट बहरहाल को जरूर फायदा पहुंचाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। चलिए आकाश आनंद पे आते हैं कि अब आकाश आनंद का जो अगला कदम है, अगला भेद, अगला जो चर्चित उनका एक्शन होने वाला है वो उस जेवर की रैली का है जो 25 अगस्त को है। अ, आपको लगता है कि ये तो शायद वही गृह जिला मायावती का भी इलाका रहा है, है ही मायावती का इलाका क्या रहा है। अब चूंकि रैली तो हर जगह कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी के इस इलाके में आकाश आनंद की रैली होना, इसका कोई इसके पीछे भी कोई आप रणनीति देखते हैं, या यहाँ पर जो रैली हो रही है कुल मिलाकर उसे आप उसका कर्टन रेजर मैं आपसे पूछना चाहूं तो वो क्या है? आकाश आनंद का पहला प्रोग्राम जो है वही जो है जेवर का था। सबसे पहला हम्म। प्रोग्राम उनका जेवर का लगा है, उसके बाद उनका प्रोग्राम लिया गया हाथरस का। तो हम्म। आकाश आनंद का पहला ही प्रोग्राम था जेवर। वो सतबीर नागर, क्योंकि मायावती का क्षेत्र है, मायावती का पड़ोस है, मायावती का घर भी मान सकते हैं आप उसको, जेवर को। तो ऐसे में सतबीर नागर जो वहां से गुर्जर उम्मीदवार हैं उनको टिकट दिया गया। उन्होंने अनुरोध किया, मायावती ने उनके अनुरोध को मान लिया और जेवर में प्रोग्राम लग गया। तैयारी बड़ी है, क्योंकि मैं आज नोएडा आ गया हूँ, मेरी तमाम लोगों से बातचीत हुई, जो मुझे पता चला तो सतबीर नगर चूंकि अभी लोकसभा का चुनाव 19 में लड़े थे और इस विधानसभा में वो 200 कुछ वोट से चुनाव हारे थे। मतलब जो लोकसभा के हिसाब से विधानसभा का वो था। तो उनकी मजबूत सीट मानी जा रही है कि भाई एक तो गुर्जरों का बहुत बड़ा अच्छा प्रभाव है। उसके अलावा सतबीर नागर उम्मीदवार जो है, और ये जो हिस्सा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि यहाँ पर यादव वोटों का उतना अच्छा उतनी आबादी नहीं है, उतने अच्छे वोट यादव है नहीं। वो आप पूरे पश्चिम का यही हाल है, कहीं 20,000 है, कहीं 18,000 है, कहीं 5, 4, 3, 4, 2 ऐसे हैं। यादव वोट इतना ज्यादा है नहीं। इसलिए बसपा अगर लड़ती हुई दिखाई दी तो बहुजन समाज पार्टी इस हिस्से में फायदे में रहेगी, क्योंकि गुर्जर हम्म। प्लस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट में भी जाटो। तो मैं समझता हूँ कि आकाश आनंद के आने से जो जनजी वाला तबका है, हम्म। बहुजन समाज पार्टी का युवा है, उसके अंदर एक जोश सा आ जाता है। और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जितनी जिंदगी बहुजन समाज पार्टी के अंदर है, वो उनके सारे पोस्टर्स में आकाश आनंद को लेके है, आकाश आनंद के भाषणों को, उनके
आपके जो काट काट के उसकी क्लिप चलाई जा रही, उसकी रील बनाई जा रही। तो ये सारी चीजें जो है, इसलिए आकाश का प्रोग्राम उन्होंने लिया था। मेरी सदगीर से बात हुई थी, सदगीर ने मुझे खुद ये बात बताई है। कार्यक्रम घोषित हो जाने के बाद जब मैंने कहा कि आपसे मेरी बात हुई, तो आपने मुझे नहीं बताया कि आकाश आनंद आ रहे हैं। कहते बस गोपनीयता होती है बसपा में, जब तक बात बाहर ना आ जाए नहीं बताई जाती। तो मैंने कहा क्यों लिया? कहने एक तो बहन जी का घर है, ये उनका क्षेत्र है, तो अपने अपना होता है ना अपना छोरा, तो वो अपने छोरे वाला भी एक वो उनको लेना है, उसका उसका माइलेज उनको लेना है, इसलिए प्रोग्राम लगाए। देखना ये है कि प्रोग्राम होता कैसा। बहुत इंटरेस्टिंग। आपने चूंकि जेंजी की बात की, अब मैं इसे थोड़ा एक बड़े बिग पिक्चर के लेवल पे पूछ रहा हूं कि जेंजी, अब देखिए जेंजी की बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन जेंजी राहुल गांधी का मेन एजेंडा है। जेंजी हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी किस लेवल पे सक्रिय है। जब से जंतर मंतर का आंदोलन वाइंड अप भी हो गया, उसके बाद आज वो संसद मार्ग थाने पर पहुंचे हुए थे पैलेट गन के एक विक्टिम को लेकर। और इसके अलावा उनका जो एक गूंज, छात्रों की गूंज कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है, उसे लेकर वो सीधे तौर पर युवाओं को अपना एजेंडा बनाए हुए हैं। बीजेपी की बात कर लीजिए कि बीजेपी ने भी पूरी युवा नीति लेकर आएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है, लाल किले से प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स चलाएंगे, ऑनलाइन कोर्सेज चलाएंगे, यानी कि वो भी उनके उनके भी एजेंडे पर है। अखिलेश यादव जंतर मंतर पर सक्रिय नजर आए थे, उसके बाद से उनकी पार्टी भी जेंजी को लेकर अपनी एक कवायद करती हुई नजर आती है। चलिए मैं चंद्रशेखर का अपना एक जो पूरा युवाओं के बीच में उनकी एक सक्रियता है वो भी है। मैं अब ये आपसे ओवरऑल पूछ रहा हूँ, ये जो टेरिटरी है, हम बहुत बार बात करते हैं कि किसानों की बात करते हैं, मतलब वो टेरिटरी जो जात पात से ऊपर है। यानी जब हम महिला की बात करते हैं तो वो जात पात से ऊपर हो जाती है ना, हर महिला, हर जाति में, हर धर्म में महिला है। जब हम किसान की बात करते हैं तो वो भी जातिवादी से ऊपर हो जाता है, हर जाति में, हर धर्म में किसान है। जब हम युवा की बात कर रहे हैं तो वो भी ये एक जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर इसे हम युवाओं का वोट कहते हैं। आपको लगता है, आपको क्या लगता है जब सारी पार्टियां इस तरीके से युवाओं के इस वोट को, चाहे वो डर में हो, चाहे वो हालिया आंदोलन की वजह से, के असर की वजह से हो, उसको एड्रेस करने में लगी हुई है, तो दो सवाल है कि एक तो ये कि आपको ये वोट आपको इस टेरिटरी का, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का आपको क्या रुख नजर आता है? क्या ये जात किस तरह से अपना इनका वोटिंग पैटर्न हो सकता है? दूसरा ये कि फिर इसमें बसपा की जगह कहां बचती है? नहीं जी, मैं नहीं मानता हूँ कि इसमें जात पात नहीं होती। मैं बिल्कुल नहीं मानता। अगर मैं हम्म। ये जात पात ना होती तो मैं अक्सर कहता हूँ दावा बगैर दलील के नहीं होता। या अभी हम्म। देखिए जंतर मंतर के बाद जब ये बात आई युवाओं की तरफ से आरक्षण को लेके, तो सबसे पहला रिएक्शन जो आया वो युवाओं के अंदर, वही जेनजी के अंदर से आया। वो चाहे जेएनयू के जेनजी हो, चाहे डीयू के जेनजी हो, या बहुजन से जुड़े हुए जो अम्बेडकरिस्ट लोग हैं वो हो, या ओबीसी के तमाम लोग जो सक्रिय थे और सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ से फौरन रिएक्शन आ गया कि ये आरक्षण के खिलाफ जो बात कर रहे हैं वो लोग जो है वो जेनजी के अंदर फूट डालना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल भारत और खास तौर से उत्तर भारत में तो बहुत ज्यादा है। जाति को किनारे करके ना जेंजी देखा जा सकता है, ना महिला देखा जा सकता है, ना उसके नीचे देखा जा सकता है। मेरा अपना ये मानना है और मैंने ऐसा होते हुए देखा है। अब रही बात हम्म। के हम्म। क्यों एड्रेस किया जा रहा है, देखिए ऐसा है कि उनकी जो जरूरतें हैं, एड्रेस करना और बात है जरूरतें उनकी कौन पूरी कर रहा है, किसकी सरकार में उनकी जरूरतें पूरी हुई। भाई हम हम्म। प्रधानमंत्री जो है वो आ गए इंस्टा पर, इंस्टा पे क्या रील बनाने लगे तो इससे क्या वो एड्रेस हो गए? मैं समझता नहीं। हूँ कि अगर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं खोजे खोले जा रहे हैं, अगर उनके क्या कहते हैं एजुकेशन सिस्टम में सुधार नहीं हो रहा है, जो उनकी मांगे हैं उसकी तरफ किसी हम्म। का ध्यान न जाके हम दूसरी चीजों में उलझे हुए हैं कि आप मंत्रियों से कह रहे हैं आप इंस्टा पर जाइए और रील बनाइए और लोगों में डालिए, पोस्ट कीजिए। ये तरीका नहीं होता। उसका तो मायावती अगर कुछ कह रही है तो मायावती कह रही है कि हमने 1 लाख तो खाली सफाई कर्मी रखे थे। मायावती कह रही है कि हमने पुलिस की भर्ती खोली, हमने शिक्षा की भर्ती खोली, हमने तमाम बैकलॉग भरा, जो भी बैकलॉग था उसकी भर्तियां खोल के हमने भरा है, हमने नौकरियां दी हैं, हमने रोजगार दिया है, हमने शिक्षा के लिए नोएडा से लेके लखनऊ से लेके हमने यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, हमने तैयार किया है। तो मायावती ये नहीं कह रही कि हम करेंगे, मायावती कह रही देखो हम कर चुके हैं। जब ये जेंजी वगैरह नाम के नारे नहीं आए थे तब हमने ये किया था और हमको आप मौका दीजिए हम फिर करेंगे। तो ये एक अंतर है मायावती में और दूसरे लोगों में कि मायावती जो भी बात कह रही है वो ये नहीं कह रही कि आप हमें लाइए हम ये करेंगे।
मायावती कह रही हम ये कर चुके हैं, आप लाइए और करें। बाकी तरफ से ये हम्म। जवाब नहीं आ रहे नीरज। हम्म। चलिए, आखिरी सवाल है कि क्या आपको क्या हम ये माने कि जेवर की रैली एक जिसे कहते हैं कि जहां से स्पीड पकड़ती है गाड़ी, तो ये बसपा के प्रचार की गाड़ी जो है, क्योंकि अब सतीश चंद्र मिश्रा भी आ गए हैं, चीजें सेट हो गई लगती हैं जो पिछले दिनों की उठापटक थी। तो क्या माने कि जेवर की रैली से ये बसपा के प्रचार का की जो गाड़ी है वो स्पीड पकड़ लेगी फुल स्विंग में, और अब पूरी तरह से चुनावी मोड में दिखेंगे हमें आकाश आनंद, मायावती और पूरी बहुजन समाज पार्टी। पहले तो आपने सवाल में एक जुमला कहा है कि चीजें सेट हो गई हैं, जो पहले उठा पटक थी उसका जवाब नहीं है। उस पे अलग से किसी ने डिबेट रख लिया, बड़ा इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है कि चीजें सेट हम्म। हो गई लगती हैं जो उठा पटक थी। खैर, तो मैं मुस्कुरा रहा था जब आप ये आप कह रहे थे, या जो भी हो। देखिए, ऐसा है कि जेवर से बड़ी रैली अभी 19 तारीख को लखीमपुर में थी। लखीमपुर में कैंडिडेट की घोषणा हुई। मुझे लगा कि यहाँ मायावती आने वाली हो, इतनी भीड़ हाँ। थी। तो वहां पर कोई एक रिजर्व सीट है, वहां की बात है। तो हम्म। लेकिन जेवर जो है, चूंकि मायावती का घर है, दिल्ली के करीब है, हमारी आपकी नजर जेवर पर ज्यादा रहेगी। हम हम्म। मायावती की किसी मीटिंग को तो कवर करने जा नहीं रहे हैं, लेकिन जेवर आकाश आनंद आते हैं तो हम वहां पहुंचेंगे। तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुझे लगता है सतबीर नागर जो है, उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया है, और ऐसा इंतजाम किया है कि उसमें वो उन्होंने जर्मन हैंगर वगैरह लगा कि बारिश तूफान आंधी तूफान कुछ भी आए, ना शामियाना हिलेगा ना पानी अंदर आएगा। तो ये शुरुआत ही बताती है कि कार्यक्रम इनका बड़ा है। और बड़ा कार्यक्रम जो है वो अगर होता है नोएडा में, जो दिल्ली का बॉर्डर है, दिल्ली से लगा हुआ है, सारे मीडिया चैनल यहीं बैठे हुए हैं, तो संदेश तो जाएगा। और हम्म। सतीश चंद्र मिश्रा की पहली परीक्षा भी होगी। आकाश आनंद के कार्यक्रम के बाद उसको मीडिया फुटेज कितना मिलता है, कितना मीडिया में चलता है वो, और वो उनके पास जो टीम है उसको किस तरह से बाइट्स एंड ऑल जो है, जैसे मैंने देखा कि हाथरस की जो मीटिंग थी उसके बाद आपके अपने प्लेटफॉर्म पर यूपी तक से लेके न्यूज तक से लेके आज तक में कम से कम 10 पैकेज इस आगे चले थे। तो वो इसलिए कि मीडिया उनका काम कर रहा होगा, तभी ऐसा हो सका, क्योंकि आपका रिपोर्टर वहां से कितना कुछ भेज सकता था। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि सतीश चंद्र मिश्रा की पहली परीक्षा की घड़ी होगी। वो इस नोएडा की मीटिंग, नोएडा की रैली को कितना कवरेज दिला पाते हैं। उससे ये साफ हो जाएगा कि आने वाले कल में सतीश चंद्र मिश्रा को मीडिया में मिलने वाली जिम्मेदारी को कितनी अच्छी तरह से पूरा करते हैं। नीरज। चलिए, बिल्कुल हर इम्तिहान जो है वो बहुत सारे लोगों की परीक्षा ले रहा होता है, तो जेवर की ये रैली भी बहुत सतीश चंद्र मिश्रा, आकाश आनंद, खुद बसपा एज ए पार्टी, सबके नजरिए से इस पर नजर रहेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी जो महीने पहले, एक महीना पहले हम ये बात करते थे कि एक्शन में नजर नहीं आ रही है, अब एक्शन में नजर आ रही है। और आने वाले दिनों में ये एक्शन और तेज होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। चलिए, हमारी नजर उस पर रहेगी, और कासिम साहब, हम आपसे लगातार इस पर इनपुट लेते रहेंगे, आपका एनालिसिस जानते रहेंगे। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, नमस्कार।